देखो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डेफिनेशन। देखो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो देखो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, टू वेक्टर। तो क्या इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर, देन स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is denoted by vector a dot b and defined as follows, कैसे डिफाइंड करते हैं, वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, वेयर थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90। तो यहाँ पे क्या होगा, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। पागल है ना, सबका करियर खत्म हुआ भाई, मैं ही बस इस करियर में रही हूँ जो वीडियो देखेगा अभी यही वाला भाई। हाँ भाई सबका करियर खत्म होगा, वेक्टर ए डॉट तक कि अनीस का भी करियर खत्म होगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। टू फाइंड द एंगल टू फाइंड द एंगल between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वी नो दैट, क्या फार्मूला जानते हो आप, अभी जानते हो, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, है ना। इसको इस साइड में ले आओ, तो वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये फार्मूला बन गया दोनों के बीच का एंगल निकालने का। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, 0 डिग्री वाला तो बताया नहीं, वेक्टर ए के बीच में मैं लिख लेता हूं, वेक्टर ए पैरेलल टू मतलब नहीं, क्या कोई मतलब नहीं है, ठीक बात है। वो कंडीशन नहीं है जान में, इसलिए नहीं करके दिखाएं। वो कंडीशन ही नहीं है यहाँ कि वो 0 वाली, वहाँ भी कहाँ दिखाए थे, प्रोजेक्शन वाले में कहाँ दिखाए थे 0 वाला। कंडीशन नहीं है। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए, उसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल दिखाना, बस यही है। दोनों वेक्टर का क्या निकाल लोगे, डायरेक्शन रेशियो, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, यही हर कंडीशन, वही पुरानी लगेगी। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है जानी मानी, ठीक है। अब देखो इसीलिए नहीं निकाले हम, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यही का एक साल इस प्रकार से आ गया था। cos थीटा को इसी को क्या लिख सकते हैं, ये भी तो जानते हो, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है ए कैप,
कि नहीं जानते? हाँ। वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा? बी कैप। तो इसी को क्या लिख सकते हो? ए कैप इंटू बी कैप, ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एंगल का फार्मूला यही लगाया करेंगे, पर स्पेशल कंडीशन में इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप, ऐसे। ठीक है, नोट फर्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। नोट सेकंड, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो बी डॉट ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नोट थर्ड, वेक्टर प्रोजेक्शन, अब प्रोजेक्शन लिखा तो इसका मतलब स्केलर की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो मान लो कि स्केलर है की बात है। अब वेक्टर होगा तो लिखा रहेगा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो क्या लिखोगे? वही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ लिखोगे बी कैप अलग से, बी कैप अलग से। वेक्टर पोजीशन जब पूछेगा, है एनसीईआरटी में ये नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता रहे हैं। ठीक है, स्केलर है भर उसमें दिया है। नोट 4, बी क्या मतलब? बी का वो वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। हाँ, इसका कोई नंबर आएगा आंसर, और बी कैप यहाँ कोई वेक्टर रहेगा, तभी वेक्टर में आ जाएगा। और यहाँ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो वही लिखोगे जो यहाँ है बी डॉट ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे अलग से क्या लिख दोगे? ए कैप। लिख ले। अब देखो क्वेश्चन इन पर आधारित बताते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं। देखो अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ है वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो टू फाइंड नंबर फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दूसरा लिखा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तीसरा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। चौथा प्रोजेक्शन वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। चार चीज़ें निकालना। तो नंबर फर्स्ट, तो नंबर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? वेक्टर ए डॉट बी। तो ए डॉट बी तो क्या लिखोगे?
तो यहाँ पे एक स्थान पे लिख लो आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है। डॉट बी के स्थान पे क्या लिखोगे? कितने नंबर का आया था ये? 3 नंबर का ना। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इनका जब डॉट करते हो तो आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई कैप के कोफिशिएंट के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है इसका रीजन अभी बताएंगे। वो बताना भूल गए, क्वेश्चन लिख दिया था, क्वेश्चन ने पहले बताया था, फिर रीजन अभी बताएंगे, है ना। कि आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई कैप के कोफिशिएंट के साथ, फिर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई जे कैप के कोफिशिएंट के साथ, फिर प्लस फिर के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई के कैप के कोफिशिएंट के साथ, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? किसी के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। हाँ, आई तो कैप 2 का जे कैप से करेंगे। 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1, तो क्या होगा 2 और माइनस 6 और ये 3, तो 5 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा? -1। तो ये आ गया स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, then we know that cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ए डॉट बी अपान वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी क्या आया है? -1 ना, अपान ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू -1 अपान क्या लिख दोगे? 9 √14, ये क्या आएगा? 4 9 √14 आएगा, यही आएगा हाँ। √14। ये क्वेश्चन नहीं है, वो थोड़ी सी ऊपर अलग आएगा। cos थीटा इज इक्वल टू जानता है 10/14 आया था उसका, cos 10/14, थीटा इज इक्वल टू वही 5/7। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1 अपान ये होगा। 10/14 ऐसे बोल करके नीचे 14 का याद है। हाँ, ये तो बेसिक क्वेश्चन अपन से लिख के बता रहे हैं, सामान्य क्वेश्चन सबकी जानकारी देने के लिए, ठीक है। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लिख ले इसको। मतलब कितने का क्वेश्चन? अब क्या निकालते हैं? नंबर 3, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो क्या लिखोगे? वेक्टर ए डॉट बी अपान वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी तो -1 आया है ना, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √14, तो ये आ गया √14 -1 अपान √14। अब फिर क्या निकालोगे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो क्या होगा? वेक्टर बी डॉट ए, तो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता। बी डॉट ए की वैल्यू ए डॉट बी के बराबर ए होती है। तो यहाँ क्या लिख दोगे? -1 अपान √14, ये हुआ, ठीक है। अब देखो, यदि आप जानते हो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, सुनो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखने की परंपरा है आई कैप से, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप से, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप से डिनोट करते हैं ना यूनिट वेक्टर को। यदि मान लो आई डॉट जे निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? आई डॉट जे, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और आई और जे के बीच का एंगल cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 × 1 × cos 90 की वैल्यू 0,
तो आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या हुआ 0, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू हो गया 0, तो जे डॉट के इज इक्वल टू भी 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब कि सेम नहीं रहेगा तो 0 होगा, सेम रहेगा तो क्या होगा आई डॉट आई एच, तो क्या होगा आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड आई और आई के पीछे कोई लाइन खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है, cos 0, ठीक है। तो आई कैप डॉट आई कैप, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ये 1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। सिमिलरली क्या होगा जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। तो जैसे आपके पास क्या है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप, ये B1 जे कैप प्लस C1 के कैप है मान लो, और वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है A2 आई कैप B2 जे कैप प्लस C2 के कैप है। तो जब दोनों का डॉट करोगे तो देखो A1 आई कैप का सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा ना, आई डॉट जे 0, आई डॉट के भी 0, तो सिर्फ बचेगा क्या A1 A2। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इन सब के साथ होगा तो ये भर 1 होगा, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे, इसका इस सब के साथ करोगे तो ये भर रहेगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसलिए क्या होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, यानी आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई कैप के कोफिशिएंट के साथ। हाँ वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्रॉस में आएगा ओके, एंटी क्लॉकवाइज है ना, मैट्रिक्स मेथड जिसमें सॉल्व करते हैं। नहीं ये क्रॉस प्रोडक्ट में बता रहा है कि माइनस कब होगा कब प्लस होगा, वही कहना चाहता है। चलो ये आ गया, तो आपको तो समझ में आ गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट करेंगे तो आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई कैप के कोफिशिएंट के साथ ही क्यों करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, लौटा तो नहीं अभी, क्योंकि थीटा कहाँ शून्य होता? आई कैप और आई कैप पे अगर एक डॉट प्रोडक्ट हो रहा तो थीटा शून्य नहीं होगा। हाँ उनके बीच का एंगल 0 हो, थीटा कहाँ, हाँ थीटा की वैल्यू वही आएगा, हाँ cos थीटा माना जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब थीटा 0 नहीं। वो क्या है कि हिंदी मीडियम ही पढ़ाते रहते हैं ना, तो वह भी याद रहता है बीच बीच में, वहाँ भी कभी कभी बोलने लगते हैं। सुनो चलो देखो आगे, तो अब क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी वाले, है ना? हाँ अब एनसीईआरटी देखना पड़ेगा, अब लास्ट हमारा चल रहा है। लास्ट चल रहा, जाने वाले हो? नहीं भाई इतनी औकात नहीं, 10th की लगाया था पूरी आर्टिकल। देखो क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट, जो क्वेश्चन छोड़ा था वही एग्जाम में आया था। प्रूव दैट द प्रूव दैट वेक्टर मत देख रहा है मेरी 2i का सारे क्वेश्चन छोड़ देता हूं, सारे एग्जाम में आएंगे। 2i कैप माइनस 3j कैप 5k कैप कभी नहीं लगाएगा, बड़े बेकार लगा क्वेश्चन। एंड माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? तो लेट एक वेक्टर का नाम ए रख लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। टू प्रूफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू निकाल कर वेक्टर ए के स्थान पे क्या है 2i कैप 3j कैप 5k कैप, ऐसे डॉट माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, डॉट करते हैं 2 2 जा माइनस 4 और 3 2 जा 6 5 2 जा 10, तो माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है? 10 तो सिंस लिखोगे, सिंस
वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इट मीन्स वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा इफ वेक्टर ए, अलग टाइप क्वेश्चन, वेक्टर ए इज इक्वल टू ये दिया है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के, वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i माइनस 3j माइनस 2k कैप आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू लैम्डा। ठीक है, सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर perpendicular to each other, so vector a dot b is equal to 0, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी के स्थान पे 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 0। तो 2 4 जा 8, 3 लैम्डा और क्या होगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 6 से 2 निकल गया तो क्या होगा, 8 से 2 निकल तो 6 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 6 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा, 6 3 2 जा तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 ये आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 2 रख देंगे तो गिवन वेक्टर दोनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चौथा सवाल देखो, आगे प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी एंड ए तो बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, तो बन जाएंगे। एंगल भी बता दिए। अब देखो एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट वेक्टर ए डॉट बी, सुनो, वेक्टर ए डॉट बी का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये प्रूव करना। वेक्टर ए डॉट बी के स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, पिछले साल से जानना शुरू कर दिए थे। -1 इज लेस देन cos थीटा इज लेस देन आर इक्वल 1, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है। इससे ये साबित हो गया कि cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन आर इक्वल 1, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 या 1 से छोटी होगी। जब cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच होगी तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी। स्क्वायर का तो निगेटिव तो होगी नहीं, 1 से छोटी रहेगी। -1 से 1 के बीच सब वैल्यू रख के सबका स्क्वायर करना, सब 1 से छोटे रहेंगे, 1 से बड़ा कोई नहीं होगा। विश्वास ना हो तो प्रयोग करके घर में देख लेना। ठीक है, आप क्या करते हैं, दोनों साइड में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड, ये भी जानते हो, दोनों साइड में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन, यहाँ भी ऐसे करो, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये है क्या, तीनों का स्क्वायर लगा है तो क्या हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा और सबका स्क्वायर लगा है, इकट्ठा स्क्वायर लेस देन वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये किसकी डेफिनेशन है, ए डॉट बी की, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हुआ,
मैं इस तरह क्वेश्चन नहीं देखो कर पाता, ये range देखो वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। प्रूव करो। वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। कैसे साबित करोगे? वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे, वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर इक्वल होता है। ऐसा तो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या लिखोगे? वेक्टर ए का स्क्वायर लिख लिए, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर ए डॉट, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी की डेफिनेशन लगा दिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ए और ए के बीच का एंगल, ए के बीच का एंगल क्या होता है? जीरो। cos 0। ठीक है, तो cos 0 तो क्या हो गया? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो ये दो बार है यही चीज़, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो आ गया कि नहीं? राइट हैंड साइड। एक और है, प्रूव दैट फॉर एनी टू वेक्टर, फॉर एनी टू वेक्टर, फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी, प्रूव दैट, प्रूव दैट ये प्रूव करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड इज लेस देन आर इक्वल, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इस दिस रूल इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, इसको कहते हैं। लिख दीजिए ये भी। हाँ, दिस रूल इज कॉल्ड वेक्टर एक दूसरा क्या है इधर साइड? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होल मॉड अच्छा, इज लेस देन आर इक्वल, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का। दिस रूल इज कॉल्ड ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी क्या है? ये ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी है। लिख देते ना, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन ये इज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यदि वेक्टर ए और वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड 0 ना हो तभी ये प्रूव किया जा सकता है। जब इक्वल होगा तो इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सुनो, अब ये जानते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, इसको लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हो। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसके वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है, अभी प्रूव किए हैं। ये देखो, वेक्टर का स्क्वायर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ से यदि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा तो ये लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर पर हम विचार कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम ये लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट प्लस बी, बी बोले थे, ए प्लस बी 2 इंटू ए डॉट बी, 2 इंटू ए डॉट बी। सुनो सुनो, नहीं भाई अब चलो, तो वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 2 ए डॉट बी की डेफिनेशन लगा दो। ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या है? ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर cos थीटा। cos थीटा, cos थीटा ये होता है cos थीटा। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बढ़िया भाई, काहे ये की याद आ रही मेरी। अब देखो यहाँ पे ये भी जानते हो कि cos थीटा की जो वैल्यू है वे हमेशा उसकी cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? लेस देन आर इक्वल 1। cos थीटा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। हां ठीक है। तो क्या लिख देंगे? इसके स्थान पे सबसे बड़ी वैल्यू रख दो। cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू कौन होती है? 1 ही हो गया। 1 होगी। तो यहाँ पे बड़ा अभी क्या था? इसके स्थान पे cos थीटा के स्थान पे इससे बड़ी वैल्यू जब रख देंगे तो इधर वाली क्वांटिटी बड़ी ना हो जाएगी। यहाँ पे इससे बड़ी वाली क्वांटिटी यहाँ लिख दिए इसके स्थान पे। cos थीटा के स्थान पे cos थीटा के इक्वल क्वांटिटी यदि लिखते तो दो यहाँ इक्वल साइन बरकरार रहता। लेकिन इसके स्थान पे बड़ा लिख देंगे तो क्या होगा?
लेस देन और इक्वल दोनों रहेगा। मैं नहीं समझा फिर। अरे ये बोल रहे हैं हाँ cos थीटा है, हाँ। तो cos थीटा के स्थान पे 15 रख, cos थीटा के स्थान पे हाँ जो वैल्यू है तो वे इससे बड़ी वाली वैल्यू रखी जा रही है, हाँ एक रखी जा रही है। एक रखने से फायदा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो हम cos थीटा के स्थान पे इससे बड़ी वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ देखो ना 1 लिखने, बड़ी वैल्यू रखे हैं कि cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू रख रहे हैं। cos थीटा के स्थान पे इससे बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, cos थीटा के स्थान पे। यहाँ पे cos थीटा यहाँ लिखा क्या है, cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। हाँ लेस देन आर इक्वल 1। तो यदि मान लो यहाँ पे इतना भर होता हाँ तो ये यहाँ साइन क्या लग जाता, फिर हाँ ये लग जाता ये लग जाता, क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू रखे हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी वाली वैल्यू। है। हाँ पर cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे आर इक्वल भी साइन लगा तो यहाँ आर इक्वल भी लगेगा, तो ये cos थीटा हट जाएगा। अगले स्टेप की बात मैं कर रहा हूँ, अभी लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। कहीं पे जैसे मान लो यहाँ पे इसके स्थान पे इसके बराबर वैल्यू जब रखोगे, ठीक है, तो दोनों बराबर साइन लगा तो इक्वल साइन लगा तो इक्वल साइन ही लगा रहेगा ना। पर इसके स्थान पे एक साइड में वैल्यू बड़ी रख दी और इस साइड में कुछ नहीं किए, तो कौन क्वांटिटी, किस साइड में बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी, इस साइड की बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक। क्योंकि इस साइड में इसके स्थान पे इससे बड़ी वैल्यू रख रहे हैं ना। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था 20 प्लस 2 20 और 2 था, और यहाँ भी क्या था 2 प्लस 20 था। अब इस साइड में हम इससे बड़ी क्वांटिटी लिख दें, इसके स्थान पे क्या लिख दें 21 लिख दिए मान लो, तो कौन बड़ा होगा, इस साइड वाला बड़ा हो जाएगा। तो वही तो हम लिखे हैं, cos थीटा के स्थान पे हम 1 लिख रहे हैं, तो cos थीटा से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं ना, हाँ तो कौन साइड बड़ा होगा, ये वाला ये वाला करियर खत्म हो जाएगा। यस ठीक है मानता हूँ। तो यहाँ पे वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल ये इसकी ये मनीष, 2 वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, उसके स्थान पे कोई नहीं है। एक हम लिख दिए हैं। यहाँ पे एक लिखो चाहे ना लिखो, हम मल्टीप्लाई कर तो वही आ जाएगा। पर ये हो क्या, एक रखने से फायदा क्या हो रहा है, फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है तो इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b कि माड का स्क्वायर इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड के स्क्वायर रूट आप ले लो, तो क्या होगा, स्क्वायर हटा दो दोनों साइड का, ये जब तक पढ़ोगे तब तक इसका यूज होगा। अब प्रूफ यहाँ पर हम ही क्लास में किया जा रहा है, हर एक क्लासों में आगे यूज होता है। बाय ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, ट्रायंगुलर त्रिभुजीय असमिका से। ए प्लस बी का माड है तो अलग अलग माड लगाओगे तो लेस देन आर इक्वल हो जाएगा। सीख रहा हूँ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, मुझे राइटिंग में अवार्ड मिल चुका है इसको। अब भले वर्स्ट राइटिंग आप रही है नहीं भाई, सबसे महंगा राइटिंग लिखा था, 3rd प्राइज पाया था। इसके लिए वर्स्ट बोल रहा हूँ। नहीं भाई 3rd वाला वर्ष है तो तू महावर्ष है अंग्रेजी। नहीं ऐसा नहीं बोल सकता। देखो सुनो बात, एक्सपीरियंस हो जाता अगला क्वेश्चन, जैसे आएंगे लोग आएंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। देखो 2 वेक्टर, वेक्टर a एंड वेक्टर b with magnitude, with magnitude, with magnitudes क्या है √3 and 2 respectively, having सुन इतने बुलेट वाले हैं कि पूछ रही जरूरत पड़ेगी। याद है कहाँ पे? वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू √6, a डॉट b इज इक्वल टू √6, सब तो दे दिया। ठीक है ना। फिर भी नहीं कर पाएगा तू। तो लेट कर थीटा b एंगल बिटवीन √2 आंसर आएगा।
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बोला था नहीं कर पाएगा। देन वी नो दैट, रूट 2 आ नहीं सकता, थीटा है। वी नो हाँ, दैट, वी नो दैट। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, √6 ना, और रूट ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड √6 √3 ये होगा 2 इंटू क्या होगा 2 ना, ये इंटू 2 भी कर सकते हो ऐसे। अब क्या लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू √2 कर दो ये, अपान √3 इंटू 2 को 2 को क्या लिख सकते हो आप, √2 इंटू √2 लिख सकते हो। तो ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/√2, और 1/√2 cos में किसकी वैल्यू, 45 की। cos थीटा इज इक्वल टू cos 45, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसी को π/4 रेडियन भी कहते हैं, देखा गलत है आंसर, बोला था ना। π/4 रेडियन। ठीक है, अब इसके आगे कल बताएंगे, अब जाओ। अरे मेरी सीख यही गाना याद आता है, जाता है कब जब लोगों को देखता